तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है? तो आज का मेरा टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब। इस वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले हम 4 एग्जाम्पल लिखते हैं। 4 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। पहला है कि राम इज पुअर। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं राम हैज अ कार। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं राम प्लेज क्रिकेट। और फोर्थ एग्जाम्पल मेरा है कि राम डाइड यस्टरडे। ये 4 एग्जाम्पल है। इसका वर्ब है इच, इसका वर्ब है हैज, इसका वर्ब है प्लेज और इसका वर्ब है डाइड। अब देखिए कि यह वर्ब कौन सा फंक्शन करता है, आखिर इसका कार्य क्या है इस सेंटेंस में। तो राम गरीब है, गरीब है। राम इज पुअर, राम गरीब है। कहने का मतलब कि यह स्टेट बतला रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है, होने की स्थिति बतला रहा है। ये बतलाता है कि राम के पास कुछ है, राम कुछ रखे हुए है, उसके पास एक गाय है। हैज हमको बतला रहा है a state of possession। अब यहाँ देखिए कि राम प्लेज क्रिकेट, राम कुछ करता है, खेलने का काम करता है। तो यह बतला रहा है स्टेट ऑफ डूइंग, a state of doing। और यहाँ है कि राम डाइड, राम मर गया। न राम का स्थिति ये बतला रहा है, न इसका पोजीशन बतला रहा है और न इसका डूइंग बतला रहा है। ये हैपनिंग बतला रहा है कि राम को ही कुछ हुआ, राम मरा। राम किसी को नहीं मारा है, राम स्वयं मर गया। तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ हैपनिंग, स्टेट ऑफ हैपनिंग। तो इस आधार पर वर्ब हम कह सकते हैं कि वर्ब 4 ही काम को कर सकता है। या तो स्टेट बतलाएगा, पोजीशन बतलाएगा, डूइंग बतलाएगा और नहीं तो हैपनिंग बतलाएगा। इतना ही काम को वर्ब कर सकता है। तो यदि हम इसको डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा कि वर्ब इज अ वर्ड which expresses a state of being, possession, happening and doing। वर्ब एक वैसा शब्द है, वह शब्द है जो या तो स्टेट ऑफ बीइंग बतलाता है, होने की स्थिति बतलाता है, या पोजीशन बतलाता है, उसके पास कुछ है, हैपनिंग बतलाता है, कुछ हुआ, और नहीं तो वो कुछ करता है। तो इस आधार पर हम समझ गए कि वर्ब आखिर क्या है, क्या काम करता है। तो वर्ब स्टेट बतला सकता है, उसका पोजीशन बतला सकता है कि मेरे पास कुछ है, और नहीं तो कोई काम को करेगा, और नहीं तो कोई हैपनिंग होगा, कोई घटना घटेगी उसके साथ। तो ये सब काम को जो बतलाता है, जो शब्द बतलाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब जो वर्ब है हमारा, इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। जो वर्ब है ये 2 भाग में बट गया। एक को कहते हैं, या इसको ऊपर लिखते हैं,
इसको वहां से हटा के जो हमारा वर्ब है, वर्ब, इसको हम दो भाग में बांट दिए। एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा को हम कहेंगे एक्जिलियरी वर्ब, एक्जिलियरी वर्ब। इसको हम मेन वर्ब भी कर सकते हैं, मेन वर्ब, और इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। प्रिंसिपल वर्ब कहिए, मेन वर्ब कहिए, एक्सिलियरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए। तो प्रिंसिपल वर्ब में क्या क्या हो सकता है कि प्रिंसिपल वर्ब में या तो एक्शन वर्ड होगा, एक्शन वर्ड हो सकता है, नहीं तो वर्ब टू भी हो सकता है, और वर्ब टू हैव हो सकता है। इतना चीज हो सकता है प्रिंसिपल वर्ब। एक्सिलियरी वर्ब जो हमारा है, ये हमारा टू भी हो सकता है, बी का रूप, जैसे एम, टीच, आर, वॉच, वेयर, बीइंग और बीन। टू हैव हो सकता है, हैव, हैज, हैड, डू हो सकता है, डू, डच, डिड, या मॉडल हो सकता है, मॉडल्स, कैन, could, will, shall, would, should, must, may, might, तो इसको हम आगे फिर हमारा एक चैप्टर, इसका हम एक्सिलियरी का अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हमको देखना है कि अब ये देखिए कि जो टू बी है, ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब भी हो सकता है और एक्सिलियरी वर्ब हो सकता है। तो एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं, जितने भी एक्शन वर्ड है, इस सब के सब प्रिंसिपल वर्ब होगा, प्रिंसिपल वर्ब। कभी एक्सिलियरी वर्ब नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब भी हो सकता है और एक्सिलियरी वर्ब भी हो सकता है। अब जैसे कि देखिए एक एक एग्जाम्पल, तो इसको समझिए कि हम कहते हैं कि राम प्लेज क्रिकेट। ये प्लेज क्या है? एक्शन वर्ड है। तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, तो जब होगा तो प्रिंसिपल वर्ब ही होगा। लेकिन यदि दो वर्ब आ जाए, एक टू बी से आ जाए, टू हैव से आ जाए, डू से आ जाए या मॉडल से आ जाए, तो जो एक्शन वर्ड हमारा है वो प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। और जो यहाँ से टू बी से, टू हैव से, डू से और मॉडल से जो जाएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब यहाँ से फिर देखिए सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं कि राम इज ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ इसका वर्ब है इज, तो यहाँ भी पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो कि है इज। तो ये इज हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब हो गया। लेकिन यदि हम थर्ड सेंटेंस में लिख दें कि राम इज
प्लेइंग क्रिकेट। तो अब देखिए कि जो प्लेइंग हमारा एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड जो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। और टू बी से जो आया इसका दूसरा नाम लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब कहने का मतलब कि यह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, जोड़ता है। इसका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जितने भी जो एक्शन वर्ड होते हैं उनका एक अपना लिटरल मीनिंग होता है। तो अब देखिए कि प्लेइंग है और ये क्या चीज है, ईच। तो ईच हमारा यहाँ पर तो अकेले था, सिंगल था वर्ब में, तो ये हमारा यहाँ प्रिंसिपल वर्ब था, लेकिन यहाँ पर ये हमारा एक्सिलियरी वर्ब हो गया। और कुछ एग्जाम्पल लिखिए कि लिखेंगे कि ही हैज अ बुक। अब देखिए हैज यहाँ अकेला आया है तो ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, लेकिन जैसे ही एक्शन वर्ड के साथ आएगा ये क्या हो जाएगा, एक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा। फिफ्थ में हम लिए he has done the work। अब देखिए यहाँ पर हैज है और यहाँ डन है। हैज है इसके चलते हमको V3 लिखना पड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया एक्सिलियरी वर्ब। डू को समझिए, डू में हम लिखते हैं 6 में हम एग्जाम्पल में लिखते हैं कि ही डज हिज वर्क। अब देखिए डज ये अकेला आया है, ही के अनुसार ही डज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर डज है हमारा प्रिंसिपल वर्ब है। लेकिन इसी को हम लिख दें कि ही डज नॉट प्ले। अब देखिए प्ले हमारा एक्शन वर्ड आ गया, इसलिए ही हमारा हो गया मेन वर्ब और डज हमारा हो गया एक्सिलियरी वर्ब। लेकिन ए जो यहां से ये है, कैन से लेकर जितने भी जो मोडल हैं, जितने भी मोडल्स वर्ब हैं, इस सब कभी भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं बन सकता है। ये जब रहेगा तो एक्सिलियरी वर्ब के रूप में ही इसका प्रयोग होगा, प्रिंसिपल वर्ब हो ही नहीं सकता है। इसमें और लिख सकते हैं ऑट टू। ऑट टू भी हमारा मॉडल में आता है। तो चूंकि मॉडल के लिए हम लोग अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसको अलग से हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम टच भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का बीच में कैसे वही प्रिंसिपल वर्ब बनता है और कैसे वो एक्सिलियरी वर्ब बन जाता है, इसको हमने समझाने का कोशिश किया है यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि इतना में आप लोगों के पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, उसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाएंगे और प्रिंसिपल वर्ब के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे। कि जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब जो हमारा है इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि whom और what का आंसर देता है। कहने का मतलब कि इसको में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि whom और what
का उत्तर नहीं देगा, नहीं देगा। सबसे आसान तरीका है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो उस वर्ब में आप whom या what से क्वेश्चन कर दीजिए। यदि उसका आंसर मिल जाता है तब तो वो ट्रांजिटिव है, और यदि आंसर नहीं मिलेगा तो वो इंट्रांजिटिव है। इसलिए इसके साथ सेकंड में लिखेंगे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ये जो है इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। बनाएंगे कब? तो हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर इसको हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब जैसे में अब देखिए हम एक एग्जांपल ले लें कि ही टीच मी। अभी टीच इसका वर्ब है, तो इसको से आप एक प्रश्न कीजिए कि whom does he teach, whom does he teach, किसको वह पढ़ाता है? उत्तर मिला मी, मुझे, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए कि इस ट्रांजिटिव वर्ब इस ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का आप प्रयोग मत कीजिए, कभी भी भूल के भी प्रीपोजिशन का प्रयोग मत कीजिए। अब यहां लेके चले कि सी laughs। अब देखिए यहां पर भी वर्ब हमारा है laugh। अब बोलिए इससे आप laugh में क्वेश्चन कीजिए कि whom does she laugh, वह किसको हंसती है? कोई उत्तर नहीं मिलता है। what does she laugh, वह क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड में देखिए मोहन टीच इंग्लिश। व्हाट डज मोहन टीच? आंसर क्या मिला? इंग्लिश। इसलिए टीच हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहां हम ले लें कि ही स्लीप्स। अब वह सोता है, इसका तो कोई उत्तर मिलेगा नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए कि किसको सोता है और क्या सोता है, दोनों से हम क्वेश्चन करेंगे, हुम से या व्हाट से, तो इसका कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वो अपना अर्थ को छोड़ देता है, अपने अर्थ को बदल देता है। ट्रांजिटिव में कुछ मीनिंग रखता है और इंट्रांजिटिव में कुछ मीनिंग रखता है। अब जैसे हम इसको में लेके चलें तो जैसे है प्ले, प्रोटेक्ट, इट, सो, आस्क, टेल, रीड, राइट। मतलब इस ढंग के जो वर्ब है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। गिव, ये सब क्या है? ट्रांजिटिव है। अब यहां लेके चलें रन, स्टेयर, स्माइल, क्राई, शाउट, ये सब जो वर्ब हैं क्या हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। यदि ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे तो इसका हमको प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि ही laughs मी, ऐसा नहीं हो सकता है। लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ आपको प्रीपोजिशन देना पड़ेगा कि ही laughs एट मी।
लेकिन यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं कि ही टीच टू इंग्लिश या ही टीच टू मी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता हो गया होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो उस वर्ब में आप whom या what से क्वेश्चन कर दीजिए। यदि उसका आंसर मिल गया तो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होगा, और यदि उसका आंसर नहीं मिलता है तो वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव होगा। अब जो ये ट्रांजिटिव वर्ब हमारा है उसको देखेंगे कि कोई जो वर्ब है कैसे अपने मीनिंग को चेंज करता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। तो अब देखिए एक शब्द एक वर्ब है फ्लाई। अब यदि इसको हिंदी हम ले लें उड़ना, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव होगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए इन द स्काई जो लिखा गया है ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये हमारा वर्ब है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये उत्तर दे रहा है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, कहाँ का ये आंसर दे रहा है। तो इसलिए तो कहाँ का जो आंसर देगा तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज ही हो जाएगा। कहाँ से उत्तर मिले, कब से उत्तर मिले, कैसे से उत्तर मिले, समझिए कि सब हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, इसलिए हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इसी फ्लाई को यदि हम कहें उड़ाना, अभी देखिए हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा कि मोहन वॉच फ्लाइंग अ काइट। मोहन पतंग उड़ा रहा था। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मोहन पतंग उड़ रहा था, उड़ा रहा था। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसका पैसिव नहीं पड़ेगा, इसका पैसिव बनेगा, इसलिए कि इसमें ऑब्जेक्ट है। जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब इसी ढंग से देखिए कि हमारा वर्ब है रन। अब हम लिख दें कि मोहन इज रनिंग इन द फील्ड। अब देखिए कि यहाँ रन का अर्थ क्या हो गया? ये भी उत्तर दे रहा है कहाँ दौड़ रहा था, तो ये फिर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इसी को लिख दें कि मोहन रन्स एन इंस्टीट्यूट। अब देखिए कि मोहन इंस्टीट्यूट दौड़ता है कि इंस्टीट्यूट चलाता है। अब यही रन हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। फिर इसका पैसिव फॉर्मेशन संभव हो गया, लेकिन इसका पैसिव फॉर्मेशन संभव नहीं है। इसी ढंग से है ब्रेक। अब देखिए हम लिखे कि राम ब्रोक दी चेयर। अब देखिए क्या हुआ? ब्रोक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कि इसने चेयर को तोड़ा है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़े। यदि वर्ब का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि राम इट्स ब्रेड, तो इट उसका वर्ब है और इट से प्रभावित कौन हो रहा है? इट का इफेक्ट कहाँ जा रहा है? तो ब्रेड के ऊपर जा रहा है, इसलिए ब्रेड हमारा
ऑब्जेक्ट है। तो यहां देखिए कि एक द चेयर क्या चीज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। अब इसी को लिखें कि द चेयर ब्रोक या द कप ब्रोक। तो ई क्या हो गया, ई तो इसी को तोड़ा, ये तो स्वयं टूट गया। द चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई। इस चेयर किसी को तोड़ा नहीं, ये तो स्वयं टूटा, टूटी है चेयर। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे वर्ब हैं कि जिसको आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कैसे वही ट्रांजिटिव हो जाता है और कैसे वही इंट्रांजिटिव हो जाता है। अब इसी ढंग से लिखे ओपन। यदि ओपन का अर्थ हो जाता है खोलना, तब तो ट्रांजिटिव होगा, ही ओपेंड द डोर या ओपन द डोर। और यदि इसी को होता है खुलना, द डोर ओपेंड, ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव। इसी ढंग से आपको लिखा हुआ है क्या कहते हैं, क्लोज। क्लोज क्या हो गया, बंद करना। तो बंद करना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या शट लिखा हुआ है तो बंद करना लिख देंगे, तब ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और बंद होना यदि हो जाएगा तब ये हो जाएगा बंद होना, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही शट द डोर, ही शट द डोर। अब देखिए वो डोर को शट किया है, इसी को लिख दें कि दी डोर शट, दरवाजा बंद हो गई। तो ये तो हैपनिंग हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो वर्ब लिखा गया है वो इंट्रांजिटिव में क्या मीनिंग रखता है और ट्रांजिटिव में क्या मीनिंग रखता है। अब थोड़ा सा इसको हम और आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में तो ये इतना जरूर पता चल रहा है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। 4 भाग में पहला हमारा हो जाएगा मोनोट्रांजिटिव। दूसरा हमारा है डाइट्रांजिटिव। और तीसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। और फोर्थ हमारा आएगा कॉसेटिव। अब देखिए मोनोट्रांजिटिव का मतलब है कि इसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे लिखें कि राम स्पीक्स इंग्लिश। अब देखिए स्पीक आपका वर्ब है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। मोहन टीच इंग्लिश। अब देखिए टीच आपका वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। मोहन टीच मी, टीच आपका वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब में देखिए कि सब के साथ, सब वर्ब के साथ स्पीक और टीच के साथ एक एक ऑब्जेक्ट का मैंने प्रयोग किया है। कहने का मतलब कि मोनोट्रांजिटिव के अंतर्गत आएगा जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट हो।
दूसरा आता है डाइट्रांजिटिव। कहने का मतलब कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसी को समझना है। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट, जिस पर वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे सरल भाषा में समझने के लिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये 99% लिविंग होता है, सजीव, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा वस्तु होता है। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु नहीं होता है, वस्तु भी होता है। तो उतना हमको नहीं डीप में जाना है, हमको देखना है कि लिविंग मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य होना चाहिए 99% ही आपका होगा, 1% में हम कंफ्यूज कर सकते हैं, उसके लिए ग्रामर का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अब देखिए कि हम क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में देखिए कहीं कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं है। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि डायरेक्ट को पहले कर दें और इनडायरेक्ट को बाद में कर दें। अब देखिए कि हम इसको लिखते हैं, मोहन टीच इंग्लिश, ये तो हमारा वस्तु है। मोहन टीच मी, मी हमारा क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो हम लिखेंगे कि राम टीच मी इंग्लिश। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई वस्तु है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यदि हम इस स्ट्रक्चर को बदल दें तो इसको हम यहाँ लाएं, इनडायरेक्ट के जगह पर डायरेक्ट लाएं और डायरेक्ट के जगह पर इनडायरेक्ट को ले जाएं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक प्रीपोजिशन आएगा। हर बार देखिए कि कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में कभी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रीपोजिशन आएगा। अब देखिए कि इसी स्ट्रक्चर को यदि हम यहाँ पर उलट के लिखते हैं तो क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी को आप लिखिए कि राम टीच, और इंग्लिश को मैंने पहले लिख दिया, तो इंग्लिश देखिए आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी को मैंने यहाँ लिखा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, इसलिए कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट को मैंने पहले लिखा है और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा है। लेकिन इन दोनों के बीच यदि हम टू एक प्रीपोजिशन लिख दें तो फिर ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो दोनों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें तो वहाँ पर हमको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। जैसे कि हम लिखेंगे कि आई सेल बाय यू अ कार। अब देखिए यू तो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कार हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसी को लिखेंगे कि आई सेल बाय यू, आई सेल बाय अ कार, आई हो जाएगा फॉर यू। अब देखिए कि यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वस्तु बाद में गया, ये बाद में आया, मनुष्य बाद में गया।
तो ये दोनों के बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन। यदि ये प्रीपोजिशन को हटा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव के वर्ब में। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि यदि इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इससे तो आप लोग परिचित हैं, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब यहाँ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यदि हम पैसिव इसका करेंगे तो हम डायरेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसको हम वॉइस के बारे में सीखेंगे। इसलिए कि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब थर्ड में हम देखते हैं कि हमारा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब कहिएगा कि भाई यहाँ भी तो दोनों एक ही चीज है, जैसे ही आ रहा है एस प्लस क्या था, एस प्लस बी प्लस ओ, यही था आपका। तो लग रहा है कि यहाँ भी तो यही चीज आ रहा है, तो नहीं। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है और कंप्लीमेंट का काम है वर्ब के मीनिंग को पूरा करना। ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब का अफेक्ट पड़ता है, वर्ब से अफेक्टेड होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है कि इस वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करना, पूरा करना। यदि इसको हम हटा देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अब इसको यदि हमको इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा किसको पूरा करता है, तो वर्ब के मीनिंग को ये पूरा कर देता है। ऑब्जेक्ट आई कॉम्प्लीमेंट वर्ब कहाँ से होता है, तो सब्जेक्ट से। मीनिंग किसका पूरा करता है, तो वर्ब का। इसके पहले आप लोगों को हम पढ़ाए थे, जिस समय हम नाउन पढ़ाए थे उस समय बताए थे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आप क्या लिखते हैं कि आई एम अ टीचर, आई एम केवल लिख के छोड़ देंगे तो आई एम का तो कोई मीनिंग रह नहीं जाता है, लेकिन एम के मीनिंग को पूरा करता है अ टीचर। लेकिन इसी को हम कह दें कि वी आर, तो अ टीचर नहीं लिखाएगा, टीचर्स लिखाएगा। पहले के वीडियो सब देखिएगा, उसको मैं समूचे समझाया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ कि हम लिखे कि वी या पीपल elected गिरिराज सिंह MP। अब देखिए एलेक्ट आपका वर्ब है, गिरिराज सिंह आपका ऑब्जेक्ट है और MP जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि उस MP को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लोगों ने गिरिराज सिंह को चुना। क्या चुना भाई, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप MP लिखते हैं तो इसका अर्थ निकल जाता है कि लोगों ने गिरिराज सिंह को MP चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना, सांसद चुना। अब यदि इसका हमको पैसिव करना है तो चूंकि पैसिव में कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए ये अपने स्थान पर रह जाएगा और केवल इसी को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, हम इसको भी सब्जेक्ट बना, इसलिए कि दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट को भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट को भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्लाउज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड में देखिए कि ही फाउंड मी। अब बोलिए, ये तो आपका वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। ही फाउंड मी, उसने मुझे पाया।
इसी को लिख दें कि ही फाउंड अ पेन। तो देखिए इसका मीनिंग हो गया कि वह एक कलम पाया, वह एक कलम पाया। लेकिन यहाँ हमने पेन नहीं लिखा, लिखा कि ही फाउंड मी, उसने मुझे पाया। क्या पाया? अब हम लिख दें एब्सेंट, उसने मुझे अनुपस्थित पाया। गिल्टी, उसने मुझे दोषी पाया। तो ये सब जो चीज आ रहा है यहाँ पर, जो एब्सेंट आ रहा है यहाँ पर, गिल्टी जो हम लिख रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, नहीं कि ये सब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। He has appointed। अब देखिए, लिखे कि he has appointed, उसने नियुक्त किया, है ना। हम यहां लिखते हैं ए क्लर्क। अब इसका मीनिंग हो गया कि he has appointed, उसने क्लर्क नियुक्त किया। क्लर्क की जगह पर हम लिखते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हो गया कि वह एक सचिव नियुक्त किया। सबका मीनिंग हो रहा है, लेकिन इसी के जगह पर हम लिख दें ऑब्जेक्ट। ही हैज अपॉइंटेड राम। अब देखिए तो राम को नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया भाई? तो देखिए अब हो जाएगा, यहां लिख दीजिए सेक्रेटरी। वह राम को सेक्रेटरी नियुक्त किया, वह राम को क्लर्क नियुक्त किया। तो यहाँ भी देखिए आर्टिकल के वीडियो में पढ़ाए होंगे कि जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आता है तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये सब चीज पर भी ध्यान देना है। तो आज हम वर्ब का टोटल, अभी बच गया कॉसेटिव। कॉसेटिव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसके चलते कि कॉसेटिव पर एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। कॉसेटिव है क्या? कि कॉसेटिव कर्ता काम को करता नहीं है, किसी से वो काम को करवाता है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ केवल थोड़ा सा समझा देते हैं कि कॉज होता है वो काम को करने का, सब्जेक्ट कॉज बनता है। जैसे ही मेक्स मी लाफ। अब देखिए कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। वह क्या करता है? वह कुछ नहीं करता है, लेकिन मेरे हंसने का यह कारण जरूर बनता है। तो ऐसे वर्ब को हम कॉसेटिव वर्ब कहते हैं। सेकेंड है वो एग्जाम्पल और ले लीजिए कि I shall he got Ram killed, वह राम को मरवा दिया। He got Ram killed, वह मारा नहीं है, मरवाया है। मारने वाला कोई और है, लेकिन राम को मरवाने का कारण ही जरूर बना, कॉज ही जरूर बना। तो इसको ऊपर एक अलग हम सेपरेट वीडियो बना कर देंगे। आज यहाँ तक आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे कॉसेटिव के बारे में कि क्या है हमारा कॉसेटिव। वीडियो को देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। थैंक यू।